नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे की सरकार एक बार फिर कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे, उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों पार्टियों की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, उसे लेकर एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है। एक नए सवाल उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ। ये सवाल सिर्फ कोरोना के संक्रमण के दौर में कुछ लोगों को विशेष सुविधा देने की नहीं है। यह सवाल पॉलिटिकल कनेक्शन का है अपराध के साथ। यह सवाल उठता है कि आखिरकार करप्शन के साथ जो गठजोड़ है उद्धव ठाकरे की सरकार के कुछ लोगों का, जो एनसीपी ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। शरद पवार किसी तरह से चाहते थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार बने और कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके हिस्से में आए, उनकी जिम्मेदारी उनकी पार्टी को मिले। ये सारा पोल जो है बदावन भाइयों के एक स्पेशल विशेष सुविधा ने खोल दी है। ये पोल इसलिए नहीं खुली है कि इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परमिशन दी गई। ऐसे समय में परमिशन दी गई जबकि पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ये सिर्फ संक्रमण की बात नहीं है, ये सिर्फ कोरोना के संक्रमण के फैलने की बात नहीं है, ये अपराध का मामला है। आखिरकार उस व्यक्ति को पुलिस के एक बड़े अधिकारी, यानी कि होम मिनिस्ट्री जो है महाराष्ट्र सरकार की, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक ऐसे भगोड़े व्यक्ति को परमिशन कैसे दे सकते हैं जिसको सीबीआई और ईडी ढूंढ रही है, जिसके ऊपर मामला चल रहा है और जिससे पूछताछ के लिए बार बार उनके पास नोटिस भेजी जा रही है और उस नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया है, जिसको गिरफ्तार किया जाना है और जो भगोड़ा घोषित है, एक तरह से वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं को पुलिस के इस बड़े अधिकारी के तरफ से ये परमिशन दी जाती है कि आप अपने फार्म हाउस में महाबलेश्वर जाके अपने पूरी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करें। आखिरकार ये मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि ये इस लॉकडाउन के दौर में उन लोगों को परमिशन क्यों दी गई। परमिशन देने के पीछे के सबसे बड़ा कारण जो उसके पॉलिटिकल कनेक्शन और पुलिस अधिकारियों से कनेक्शन का है, उसका खुलासा होने के बाद ये पूरा मामला सामने आएगा कि आखिरकार इन दोनों को जिस समय ये परमिशन दी गई थी उनकी स्थिति क्या थी। बदावन बंधुओं के बारे में जानने के लिए आपको पिछले कुछ महीनों के उनका कनेक्शन को जानना पड़ेगा कि कैसे वो धीरे धीरे उनका संपर्क किन लोगों के साथ था और कई करप्शन के कई मामले में वो किस तरह से इन्वॉल्व है। 2019 के अक्टूबर में सबसे पहले इनका मामला सामने आया था कि कपिल वधावन और धीरज वधावन, ये जो दोनों भाई हैं, ये किस तरह से करप्शन ही नहीं बल्कि माफिया के साथ इनका जुड़ाव रहा है। करप्शन के साथ साथ माफिया यानी कि दाऊद इब्राहिम के उस पूरे गैंग के साथ इनका कनेक्शन सामने आया था पिछले 6 महीने पहले। अक्टूबर 2019 में एक मामला आया इकबाल मिर्ची का। इकबाल मिर्ची का जो मामला आया था वो एक लैंड डील का था। 225 करोड़ के एक लैंड डील में जो नेगोशिएटर, जो मेन मध्यस्थता करने वाले थे, वो यही बदावन भाई थे। 225 करोड़ के ये भूमि के जो डील था जिसको बेचा जाना था, उसके लिए इन्होंने नेगोशिएटर का काम किया था, दोनों के बीच मध्यस्थता की थी और वो डील फाइनल हुआ और फिर उनके खिलाफ, बदावन बंधुओं के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे थे और इसके साथ साथ उनके ऊपर इस बात के लिए भी जांच हो रही थी कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के पूरे गैंग के साथ, डी कंपनी के साथ इनका क्या रिश्ता है। और उस व्यक्ति को जिसका डी कंपनी के साथ ऐसा रिश्ते की जांच हो रही है, जो भगोड़ा है, जिसके खिलाफ पुलिस वारंट जारी कर चुकी है, एफआईआर दर्ज है, कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया हुआ है, उस व्यक्ति को पुलिस के एक अधिकारी अपनी मर्जी से क्या ऐसा परमिशन दे सकता है? क्या इसमें होम मिनिस्ट्री, जो होम मिनिस्ट्री अभी एनसीपी के अनिल देशमुख संभाल रहे हैं, उस होम मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है? क्या बिना होम मिनिस्टर के आदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो होम मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो अमिताभ गुप्ता, क्या अपनी मर्जी से, अपनी दोस्ती के नाते इन लोगों को ऐसा परमिशन दे रहे हैं? ये कई सवाल अभी उठ रहे हैं जिसके ऊपर जांच की जानी चाहिए। लेकिन अभी जांच किस बात की हो रही है कि इन लोगों को
आखिरकार ये स्वीकृति क्यों दी गई? उस अधिकारी को फोर्स लीव पे छोड़ दिया गया है, यानी कि उनको छुट्टी पे भेज दिया, जबरन छुट्टी पे भेज दिया गया है। जो पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं अमिताभ गुप्ता, उनको हटा दिया गया है। एक तरह से उनके पास कोई काम नहीं होगा और इंक्वायरी उनके ऊपर की जा रही है कि आखिरकार इन लोगों को परमिशन क्यों दी गई है। लेकिन ये जो परमिशन दी गई है उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए और उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की बात नहीं है। ये करप्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले करप्ट ये बिजनेसमैन है उसकी बात है। ये तो दाऊद इब्राहिम के साथ उनके कनेक्शन की जांच अभी चल ही रही है और इकबाल मिर्ची के केस में वो फंसे हुए हैं। उसके बाद एक बड़ा घोटाला अभी कुछ समय पहले सामने आया था, वो था यस बैंक का घोटाला। यस बैंक के घोटाले में भी ये जो कपिल बधावन और धीरज बधावन दोनों भाई हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। इनके ऊपर भी जांच चल रही है और 7 मार्च को इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इन दोनों के खिलाफ केस जो दर्ज किया गया था उसमें यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर का भी नाम था, उनके परिवार के कुछ और लोगों का भी नाम था। इन लोगों के ऊपर 7 मार्च को केस दर्ज किया गया था और उसके बाद इन लोगों से पूछताछ की बात की गई थी, इन लोगों को बुलाया गया था। उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के मुंबई के कोर्ट में इनका मामला गया और 17 मार्च को इन दोनों भाइयों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ था। यानी कि ये लोग जो दोनों भाई हैं वो 17 मार्च से नॉन अवेलेबल वारंट जब इनके खिलाफ जारी हो गया है उस समय से ये गायब थे। पुलिस के साथ ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, पुलिस इनको ढूंढ नहीं पा रही थी और उन दोनों लोगों के बारे में पुलिस को इतनी जानकारी नहीं थी कि ये कहां पर हैं और इनको कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। चूंकि ये मामला सीबीआई का था तो सीबीआई उनके खिलाफ जो वारंट जारी करवा चुकी थी उनको ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पुलिस है जो उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। ये मामला कोई सामान्य नहीं है। अगर उनके खिलाफ ये नॉन अवेलेबल वारंट जारी है तो उनका जो मामला अगर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस के पास इस बात की पहले से ही जानकारी होती है कि इन लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी है और इनको पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इससे पहले ही कुछ दिन पहले पिछले महीने की ही बात है, ईडी ने इन दोनों भाइयों को बार बार नोटिस भेजा था कि आप ये जो 2-3 मामले आपके ऊपर चल रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उस पे आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। पूछताछ के लिए इन लोगों को बुलाया गया था। 2-3 नोटिस भेजा लेकिन किसी नोटिस का जवाब उस तरह से नहीं दिया गया। बार बार इस बात के साथ कि हम कोऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि देश भर में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के समय हम आ नहीं सकते, जबकि ये कोई बड़ा मामला नहीं है। अगर लॉकडाउन है तो उसमें भी कुछ लोगों को पास दिया जाता है, कुछ लोगों को भेजा जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने लॉकडाउन का बहाना बना के ईडी से पूछताछ में कोऑपरेट नहीं किया और कुछ समय बाद ही ये मामला सामने आता है कि ये दोनों भाई घूमने के लिए जा रहे हैं महाबलेश्वर के पास अपने फार्म हाउस में और उनको पुलिस के द्वारा ही परमिशन दी जाती है। पुलिस के एक आला अधिकारी यानी होम मिनिस्ट्री जो है उसी के अंतर्गत पुलिस विभाग आता है और उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि पूरा पुलिस महकमा उसके अनुसार काम करेगा और वो अपना फ्रेंड बताकर इन दोनों को दे देते हैं परमिशन कि आप लोग 20-21 लोगों के साथ फार्म हाउस में जाके मस्ती कर सकते हैं, यानी कि घूमने के लिए जा सकते हैं। ये बात अलग है कि आपने परमिशन दी या नहीं दी, लॉकडाउन की सिचुएशन है, उस समय स्पेशल परमिशन देने के लिए जो भी आधार रहा हो उसकी बात अलग से हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इन दोनों के खिलाफ जब नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ था तो उस समय के बाद अगर पुलिस को कोई भी सूचना इसको मिलती है, इन दोनों की कोई भी सूचना दी जाती है, तो सबसे पहले इनको सीबीआई को इसकी सूचना भेजनी चाहिए थी। जब सीबीआई इसके पास सूचना होती तो उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना था या फिर घर में ही नजरबंद किया जाना था। ये सारा मामला सीबीआई करती, लेकिन उसको नहीं किया गया, उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया और पुलिस में इनका कनेक्शन, जो पॉलिटिकल कनेक्शन था, उसका फायदा उठा के इन लोगों को बाहर भेजा जाने लगा। ये संभव है कि ये महाबलेश्वर से फिर आगे कहीं और जा सकते थे और जो उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था उससे बचने के लिए ये महाराष्ट्र से बाहर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल कहीं भी गायब हो सकते थे। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसे मुंबई से बाहर जाने का
परमिशन दिया जा रहा है, उससे आगे वो कहां भाग के जाता और ईडी और सीबीआई के शिकंजे से मुक्त हो जाता। मुक्त होने के लिए किसी तरह से कोई ना कोई बहाना बना के बाहर भाग सकता था, लेकिन पुलिस वाले उनको सहायता कर रहे थे। ये पुलिस वाले कौन हैं? ये अनिल देशमुख कौन है? अनिल देशमुख एनसीपी के नेता हैं और शरद पवार शुरू से ही इस बात के लिए अड़े हुए थे। जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी थी, उसी समय से वो अड़े हुए थे कि कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय, जिसमें से गृह मंत्रालय भी था, उनके पास होना चाहिए, क्योंकि उनको पहले से पता था कि गृह मंत्रालय अगर दूसरे के पास रहेगा तो उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ रहेगा। अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना के पास भी ये मंत्रालय होता है तो उसके बाद शिवसेना एनसीपी के ऊपर शिकंजा कस के रखती। एनसीपी को ये डरा धमका के ये बात मनवाती कि आपको अगर समर्थन छोड़ना है, अगर समर्थन नहीं देना है सरकार को, तो ऐसी स्थिति में कई मामले आपकी पार्टी के खिलाफ हैं जिसको उजागर किया जा सकता है। इस डर से ही किसी न किसी तरह से एनसीपी चाहता था कि शरद पवार को ये लगता था कि कहीं न कहीं से एनसीपी के पास ही गृह मंत्रालय आ जाए, और वो इस बात पे उद्धव ठाकरे को राजी कर चुके थे। और यही परिणाम अब सामने आ रहा है कि जैसे ये करप्ट लोगों का, दाऊद इब्राहिम के साथ संपर्क वाले लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसके पीछे इनकी अपनी मंशा है। ये खुद ही सोचते हैं कि इन लोगों का कनेक्शन कहीं न कहीं एनसीपी के नेताओं से है और एनसीपी बुरी तरह से फंस जाएगी अगर इन लोगों ने पोल खोलना शुरू कर दिया, ये राज, अपने अंदर का राज बताना शुरू कर दिया। तो महाराष्ट्र में कई करप्शन के मामले एनसीपी के ऊपर, एनसीपी के नेताओं के ऊपर चल रहे हैं, और ये पूरे को ये ढकने के लिए, इन चीज़ों को दबाने के लिए ही एनसीपी ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। अब ये सवाल उठता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में इन करप्शन के मामलों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे करप्शन के जो मामले चल रहे हैं उसको इस आधार पर सिर्फ माफ़ नहीं कर दिया जाना चाहिए कि कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है तो कोई पॉलिटिकल मुद्दा उठे ही नहीं। इन लोगों को के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और इस पूरे मामले को फिर से जांच के लिए रखा जाए, क्योंकि सीबीआई और ईडी ने पहले ही महाराष्ट्र सरकार को ये सूचना दे दी है, नोटिस जारी कर दिया है कि जहां पंचगनी में इन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, वहां से अगर इनको छोड़ना है क्वारंटाइन के टाइम के बाद, 14 दिनों के बाद अगर इनको छोड़ना है तो सबसे पहले ईडी और सीबीआई को इसकी सूचना मिलनी चाहिए और वहां से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं हो कि क्वारंटाइन का टाइम खत्म हो और उसके खिलाफ जो मामला चल रहा है, जो अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर का जो अभी का मामला है, ये जो लॉकडाउन के जो नियम को तोड़ने का मामला है, सिर्फ उसी पे कार्रवाई हो और दूसरी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई उन पे हो ही नहीं। तो ये पूरा मामला अब केंद्र सरकार के पास चला गया है। अब ये जो बधावन भाई हैं, ये पूरी खोल महाराष्ट्र सरकार के उन नेताओं के खोलेंगे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के कई राज अब खुलने वाले हैं बधावन भाइयों के ऊपर, जो शिकंजा कसने वाला है उसके बाद। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।